गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 से रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो वीडियो है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो हम लेकर के आए हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पाठ्यक्रम में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कम कर दिए गए थे। तो हमने पिछली जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी उससे पहले जो चैप्टर आने वाले थे केवल हमने उनके बारे में ही इस चैनल पे उन वीडियोज़ के बारे में बात की थी। लेकिन अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा, तो बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे आगे। तो उसी सिलसिले में हमने इस वीडियो में आज चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो वृत्त की जो आकृति है उसके इर्द गिर्द होगा। कहने का मतलब वृत्त से रिलेटेड जितने भी प्रकार के फॉर्मूलेज बनते हैं उन पे आधारित ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो एक तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से सूत्र हैं वो यहाँ यूज होंगे और उनको हम किस प्रकार से याद करें कि वो आसानी से याद भी हो जाए और आने वाले समय में हम उनको भूलें नहीं। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो हमने यहाँ शुरुआत की है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अमूमन होता क्या है कि फॉर्मूले हम छोटी क्लास से जो हैं वहाँ से इनको देखते आ रहे हैं, हम लोगों को याद भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान कुछ एक विद्यार्थी हैं इन फॉर्मूले का जो प्रयोग है वो उल्टा कर देते हैं। क्षेत्रफल वाले की जगह परिधि वाला और परिधि वाले की जगह क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हो, उसके लिए हमने यह एक टेक्निक बताई है कि दाल रोटी और अचार, दाल रोटी और अचार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो ये एक टेक्निक हमने बनाई है ताकि इन दोनों सूत्र में हम डिफरेंस है उनको अच्छे से समझ पाएँ। दाल रोटी और अचार वृत्त की परिधि 2 पाई आर, दाल रोटी और अचार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि यदि कन्फर्म हो गई कि 2 पाई आर है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो फिर हम गलत नहीं कर पाएंगे। तो ये वृत्त से संबंधित दो सूत्र हमने देखे, क्षेत्रफल और परिधि के। इसके आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे ये हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त से संबंधित अन्य सूत्र भी बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 त्रिज्याएं खींच दी, इसका केंद्र बिंदु हमने O मान लिया और यहाँ हमने एक चाप लिया है, उस चाप का नाम है AB। तो ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र किसके द्वारा बना हुआ है? इस क्षेत्र को बनाने में 3 चीज़ें काम आ रही है। 2 त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की 2 त्रिज्याएं और चाप। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है त्रिज्या खंड। तो हम यहाँ पर एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है। त्रिज्या खंड तो हम लिखेंगे वृत्त में 2 त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। देखिए एक बार फिर से हम बात करते हैं कि यहाँ हमने 2 त्रिज्याएं खींची है और ये यहाँ से A से लेकर के B बिंदु तक ये एक आपका चाप बन गया। वो चाप लघु चाप है चाहे दीर्घ चाप है वो एक अलग बात है, लेकिन चाप है। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। तभी हमने लिखा है वृत्त में 2 त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। अब हम त्रिज्या खंड का
फॉर्मूला है वो याद करेंगे। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, कि जो त्रिज्य खंड आपने बनाया है उसकी चाप की लंबाई क्या होगी। उसकी चाप की लंबाई को अपन एल संख्या देंगे, कैपिटल एल, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री किसका फॉर्मूला है? ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। यहाँ जो आप ये त्रिज्य खंड देख रहे हैं, इसमें ये जो आपको चाप दिखाई दे रहा है, यदि अपने को इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई हो गई। तो इसके लिए अपने को इस फॉर्मूले का यूज करना है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। आर क्या है? यहाँ पर पाई के बारे में हम सब जानते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हम काम में लेते हैं। आर का मतलब त्रिज्य है, त्रिज्य अपने को प्रश्न में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस त्रिज्य की लंबाई है, इसका मतलब वो आर का मान है। थीटा क्या है? इन दोनों त्रिज्याओं के बीच यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको थीटा बोलेंगे। तो ये कोण भी हम लोगों को प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। तो हमें केवल दो ही राशियों का मान चाहिए, आर का मान और थीटा का। बाकी सब पाई का मान हम पहले से जानते हैं। तो आर थीटा का मान रख करके इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो इस सूत्र के द्वारा हमें त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई मिल जाएगी। अब हम बात करें हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र इसी से मिलता जुलता है। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो, यहां पर हमने पाई आर थीटा लिखा है, लेकिन यहां पर आर स्क्वायर कर देंगे। यहां पाई आर थीटा, आर की 1 पावर आएगी, यहां आर की 2 पावर आएंगी। यहां आर की 2 पावर कर दी तो यहां पर 180 का डबल करना है, 360 डिग्री। दोनों सूत्र में थोड़ा डिफरेंस समझ के इनको याद करना, ताकि हम कंफ्यूजन की वजह से इनको गलत ना कर दें। यहाँ पे केवल एक ही पावर होगी, पाई आर थीटा बटे 180। ये किसका फॉर्मूला है? त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का। यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इस एरिया का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए हमसे, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आर की जगह आर स्क्वायर कर देंगे और 180 की जगह 360 कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर भी अपने को दो ही वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, आर के मान की और थीटा के मान की। आर का मतलब त्रिज्या ही होती है और थीटा का मतलब है कि इस त्रिज्या खंड के अंदर इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। तो केंद्र पर बनने वाला कोण जो है, अपने प्रश्नों की भाषा ऐसी होगी कि त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अंतरित का मतलब बना हुआ। तो केंद्र पर बने हुए कोण का जो मान दिया जाएगा वो थीटा होगा। पाई का मान पहले से निर्धारित है 22/7 या 3.14, तो उसकी वैल्यू रख करके हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसी का एक फॉर्मूला और भी है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है 1/2 गुणा एल गुणा आर। पहले तो ये समझते हैं कि इसमें एल और आर क्या है। आर का मतलब तो त्रिज्या है ही, एल का मतलब है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। हमने यहाँ लिखा था एल। तो कई बार क्या होगा, जैसे आर और थीटा का मान जब मान लो अपने को प्रश्न के अंदर मिल जाएगा, तब तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। परंतु कई बार थीटा का मान हमें नहीं देगा वो, और सीधा ही क्या करेगा, चाप की लंबाई दे देगा। यदि प्रश्न के अंदर चाप की लंबाई की बात कर रहा है, इसका मतलब वो एल है। तो आपको एल और आर का मान यदि प्रश्न के अंदर मिले तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है, दो टाइप के फॉर्मूले हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और दूसरा है 1/2 गुणा एल गुणा आर। ये फॉर्मूला तब यूज होगा आर और थीटा का मान होने पर या दिए जाने पर, आर और थीटा का मान दिए जाने पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।
और इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब R और L का मान दिया जाए। R और L का मान दिए जाने पर तो कौन सा फॉर्मूला कब काम आएगा, ये बात हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी है। आपको केवल समझने के लिए हमने लिखा है, बाकी आप यूज इनको ही करेंगे। ये केवल आप याद रखने के लिए एक बार लिख सकते हो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो। कौन सा फॉर्मूला किसका है, कब यूज होगा, इसकी बात अपन जब प्रश्नों को हल करेंगे उस दौरान भी करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हम देख रहे हैं, हमने वृत्त का क्षेत्रफल देखा, वृत्त की परिधि देखी, इसके बाद में त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड के बारे में हमने आपको बताया। फिर त्रिज्या खंड में ये जो चाप आता है, उस चाप की लंबाई को हम L नाम देते हैं। तो चाप की लंबाई कौन से सूत्र से आएगी, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री से। फिर ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, इसका जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और दूसरा फॉर्मूला 1/2 गुणा L गुणा R। दोनों फॉर्मूले कब यूज हो रहे हैं ये हमने यहाँ पर आपको बताया है, आप इनको एक बार अच्छे से लिख लें। और जो व्यूवर्स इस चैनल पे अभी तक नए हैं या जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जब भी हम आपसे मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द ही पहुंच पाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाएँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में, और अभी अपन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। जैसे ही सभी फॉर्मूले के बारे में बात हो चुकी होगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हल करके बताएंगे एग्जाम्पल सहित। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात भी यहाँ की जाएगी। तो आप लोगों को भी ये सलाह है कि बोर्ड एग्ज़ाम में होता क्या है कि एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उनकी भाषा शैली इस प्रकार से दी हुई होती है, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अनुरूप ही होता है, लेकिन भाषा को कई बार समझ नहीं पाते हम लोग, और एग्ज़ाम के दौरान प्रश्न की भाषा न समझ पाने के कारण एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारा प्रयास है ऐसा नहीं हो, इसलिए एक एक एग्जाम्पल्स और एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है वो हम आपको कंप्लीटली इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जैसे मान लीजिए ये एक हमने वृत्त बनाया, ये हमने एक वृत्त बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस चक्कर की लंबाई जो टोटल लंबाई है उसको बोलते हैं परिधि। तो इसकी ये जो परिधि है, इस परिधि के ऊपर अपन कोई भी दो बिंदु ले लें, मान लीजिए हमने ए और बी दो बिंदु ले लिए, और यदि इन दोनों बिंदुओं को अपन एक सरल रेखा के द्वारा मिला दें, तब ये जो आपको रेखाखंड दिखाई दे रहा है ए और बी बिंदु के बीच में, इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं भाई? जीवा। यदि इस प्रकार की कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर जाए तो उसको अपन जीवा ना बोल करके उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे भाई? व्यास। अब आपसे कोई कहे कि जीवा क्या है, तो हम कहेंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, उनको मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो जीवा है। और यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर जाए तो उस जीवा को व्यास कहा जाएगा। और याद रखना, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या को 2 से जब गुणा करते हैं तब व्यास आता है, और जब व्यास का अपन आधा कर देते हैं तो आ जाती है त्रिज्या। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, व्यास बड़ा होता है, त्रिज्या छोटी होती है। तो त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे, त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो व्यास आएगा।
और जब व्यास में 2 का भाग लगा दिया जाएगा, व्यास का आधा कर दिया जाएगा, 2 का भाग का मतलब आधा होता है, तब त्रिज्या r मिल जाएगी। तो ये भी बहुत काम की बातें हैं। हमने जीवा की बात कर ली, हमने व्यास की बात भी कर ली। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ जो हमने ये जो जीवा खींची है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा, यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है, थीटा का मान 180 डिग्री से कम, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर AB जीवा है, AB क्या है? जीवा। जब अपन इस रेखाखंड के अनुसार चलेंगे तो इसको जीवा बोला जाएगा। लेकिन जब A से B की तरफ अपन इस प्रकार से जाएंगे तो ये जो भाग है A से B तक पहुंचने के लिए, ये आपका चाप है। अब चाप 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप है। एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप है। अब लघु चाप और दीर्घ चाप का पता कैसे चले? यदि इस चाप के दोनों सिरों के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, जिसको अपन थीटा नाम दे रहे हैं, यदि उसका मान 180 डिग्री से कम है तो वो जो चाप है उसको लघु चाप बोला जाएगा। लेकिन यदि थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो वो बड़ा चाप होगा, और बड़ा चाप होता है उसको ही हम बोलते हैं दीर्घ चाप। बिल्कुल सिंपल बात है। यदि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री से कम है तो वो आपका लघु चाप है, और यदि 180 डिग्री से अधिक है तो वो आपका दीर्घ चाप है। अब देखिए, यहां पर ये जो पार्ट है, ये जिसको मैं थोड़ा छायांकित कर रहा हूं, ये इसको बोलते हैं अपन लघु जो चाप है, लघु चाप से संबंधित क्षेत्र, और जिसको बोलते हैं लघु वर्तखंड। ये पूरा का पूरा जो भाग हमने बनाया है, जैसे पहले हमने त्रिज्या खंड की बात की थी, वैसे ही ये जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड में क्या है? चाप है वो लघु है। कैसे पता चला? कोण के आधार पे। केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री से कम हो तो लघु चाप है। तो लघु वृत्तखंड किससे बन रहा है? देखो, लघु वृत्तखंड बन रहा है एक तो जीवा और एक चाप। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के संगत चाप एवं जीवा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। लेकिन जो चाप होगा वो चाप कैसा होगा? लघु चाप। कैसा चाप होगा भी? लघु चाप। एक बार फिर से बता दूं कि इस वृत्त के अंदर यहाँ पर हमने एक जीवा बना रखी है, ये है एक चाप। इस जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है वृत्तखंड। लेकिन यदि लघु वृत्त या आपका लघु चाप है, लघु चाप का मतलब इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री से कम है, तो लघु चाप होने के कारण इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और यदि दीर्घ चाप होता तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाता। तो लघु वृत्तखंड में क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के संगत लघु चाप एवं जीवा के बीच का क्षेत्र। अब यदि थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो जाता, उस स्थिति में आपका बनता दीर्घ वृत्तखंड। क्या बनता? दीर्घ वृत्तखंड में यही परिभाषा होगी, लेकिन जो आपका चाप होगा वो चाप कैसा होगा? दीर्घ चाप।
कैसा चाप होगा भाई? दीर्घ चाप होगा। तो हमने वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, किस टाइप से बनते हैं उनकी बात की, और अब हम इनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आपको याद होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने ऐसा लिखवाया था। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते समय पहले तो ये लिख दो, फिर उसके आगे माइनस लगा करके आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा लिख दो। या तो आपको करना ही होगा, यहाँ तक जो फॉर्मूला लिखा गया है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। यदि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा को घटा दिया जाए तो वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। अब यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, ऐसे याद रखना है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने स्टार्ट में देखा था पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वहाँ से ज्ञात कर लेंगे। यदि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको केवल यही याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाना है। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो, ये जो पाई आर स्क्वायर जो हमने लिखा है ये किसका क्षेत्रफल है? पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल को 1/2 से गुणा कर दो तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। ऐसे ही यदि अपने को अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो देखो, हमने जो आपका संपूर्ण वृत्त है उसकी परिधि को अलग लिखा, तो इसकी परिधि को लिखना पड़ेगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। आप चाहें तो यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं। यदि यहाँ से और यहाँ से आर को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2। लेकिन ये फॉर्मूला याद होने में थोड़ी दिक्कत होती है, फर्स्ट बार विद्यार्थियों को याद नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही याद रखो, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। फिर आप कॉमन लेकर के इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अर्धवृत्त से रिलेटेड फॉर्मूले भी इस चैप्टर में काम आएंगे, क्योंकि वृत्त का ही भाग होता है अर्धवृत्त। अब अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो संपूर्ण वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसका आधा कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, उसकी भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र भी आप याद कर लें। आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया जाता है, परिमाप में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा गया है और फिर उसको 2 से गुणा किया गया है। ऐसे ही वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर बोल दो, नहीं तो उसको भुजा गुणा भुजा लिख दो। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। एक वर्ग का विकर्ण भी, अब विकर्ण का जो सूत्र है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र है, वो भी अपने काम आएगा, उसको याद कर लेना आप, भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। इसके अलावा आपको भी ये भी ध्यान रखना चाहिए, परिमाप, परिधि और परिमिति, इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है। परिमाप का हो, चाहे परिधि का हो और चाहे परिमिति का हो। कई बार क्या होता है कि वृत्त से संबंधित जो शब्द है हम परिधि यूज लेते हैं, लेकिन कई बार बोलता है वृत्त का परिमाप, तो बच्चे क्या है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वृत्त का परिमाप तो होता ही नहीं है, वृत्त की तो परिधि होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि परिमाप, परिधि और परिमिति, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। यदि परिधि बोला गया है तो अपने को ये भी समझना चाहिए कि परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमिति भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, इन सभी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखाया आपको। आप एक बार इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखते हुए इस में जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और किस प्रकार से हमने उनको याद रखने के लिए आपको आइडिया दिया है वैसे आप इनको याद करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे बताए गए इन सभी फॉर्मूलेज को याद कर लिया तो इस चैप्टर के जो सभी क्वेश्चंस आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस हम बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं इनको अच्छे से याद करना है और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना उसमें हम 12.1 की जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स से शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।